वेलकम टू कथाकार। आज की कहानी है एक जर्मन शिपयार्ड में बने अपने टाइम के सबसे बड़े एस्टोनियन जहाज की, एमएस एस्टोनिया। एमएस एस्टोनिया को 1980 में पेपेनबर्ग नामक जगह पर बनाया गया। 1993 में इसे नॉर्डस्ट्रॉम एंड थ्यूलिन को बेच दिया गया और इसे टैलेंट स्टॉकहोम रूट पर उतारा गया। रात के 12:55 से 1:50 के बीच बाल्टिक सी के पास के सभी शिप्स को एक डिस्ट्रेस कॉल आता है। एमएस एस्टोनिया के कार डेक में तेजी से पानी भर रहा था और शिप 30 डिग्री से झुक चुका था। एकदम से ट्रांसमिशन कट हो जाता है। तुरंत ही काफी सारे शिप्स एस्टोनिया की लास्ट लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं, पर उनके रेडार्स पर उस शिप का कोई अता पता ही नहीं मिलता। वो शिप स्क्रीन से इतना जल्दी गायब होता है कि टेक्नीशियंस को लगता है कहीं उनके इक्विपमेंट्स में गड़बड़ तो नहीं। रेडार स्क्रीन्स में कोई गड़बड़ नहीं थी, ये तो पूरा का पूरा शिप ही कुछ मिनटों में डूब चुका था। ये सरप्राइजिंग था क्योंकि 155 मीटर के शिप को गिराने के लिए या तो टॉर्पीडोज और बॉम्ब चाहिए होते या कोई बड़ा टेक्निकल फेलियर। बट 1994 में यूरोप रिलेटिवली पीसफुल था। कोल्ड वॉर भी पुरानी बात हो चुकी थी। फिर ऐसा क्या हुआ जिससे 852 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे? शिप के अंदर ही सर्जे नाम की एक एम्प्लॉय थी जो शिप के रेस्टोरेंट में काम करती थी। सोते वक्त जब एक टम्बलर जोर से गिरता है तब वो उठती है और सोचती है कि शिप ठीक क्यों नहीं हो रहा है अपने टिल्ट से। उसे जल्दी समझ में आ जाता है कि वो खतरे में है और बड़ी ही मुश्किल से वो शिप के पोर्ट होल से निकलते हुए बाहर आती है। वो देखती है कि शिप इतना टिल्ट हो चुका है कि वो उसके साइड पे सीधा चल पा रही है। बड़ी ही मुश्किल से रेलिंग को पकड़ते हुए वो टॉप डेक तक पहुंचती है। डेक पर पहुंचना काफी नहीं था, इसलिए जैसे ही सर्जे ने एक रेड रबर राफ्ट को देखा, वो बाल्टिक के ठंडे पानी में कूद गई और एक सेलर ने उसे उस इमरजेंसी राफ्ट पर चढ़ा लिया। वहां वो 7 घंटे ऐसे ही लेटी रही जब 8:30 बजे फाइनली एक हेलीकॉप्टर ने उसे रेस्क्यू किया। वो सिर्फ उन 137 लोगों में से एक थी जो इस दुर्घटना से जिंदा बच पाए। ये सर्वाइवर्स लकी थे क्योंकि शिप बहुत जल्दी डूब गया था इससे पहले कि कोई प्रॉपर हेल्प पहुंचे। शिप का इतना जल्दी सिंक होना ही पहला सिग्नल था कि कुछ तो गड़बड़ थी। कार डेक के नीचे 3 और डेक थे। बोर्ड ओवर के निकल जाने से शिप पलट तो जाता, पर लोअर डेक्स की ट्रैप डेयर की वजह से शिप को कुछ और देर फ्लोट करते रहना चाहिए था। बट ऐसा हुआ नहीं। एस्टोनिया तो ऐसे डूबी जैसे कोई पत्थर। तब ये समझ आया कि हो ना हो शिप के हल में होल किया गया है, जिसकी वजह से सारी एयर पहले ही निकल गई। लिनार्ड हेनरिक्सन नाम के एक स्वीडिश कस्टम्स ऑफिसर ने पहले भी कुछ स्ट्रेंज नोटिस किया था एस्टोनिया पर। सितंबर 14 और 20 को जब एस्टोनिया कुछ घंटे में ही स्टॉकहोम पोर्ट पहुंचने वाली थी, उसके सीनियर ने उसे ऑर्डर दिया कि कुछ व्हीकल्स को सर्च नहीं किया जाएगा। हेनरिक्सन ने बात तो मान ली, बट वो भी क्यूरियस था। उसने चोरी से कार्गो की कुछ झलक ली जहां उसे क्लियरली एम्यूनेशंस दिखे। बट हेनरिक्सन ने ये बात 10 साल बाद ही रिपोर्टर्स को बताई। क्या उसे कोई खतरा था या वो बस एक कहानी बना रहा था? शायद रशिया से कुछ सामान स्मगल किया जा रहा था और एमएस एस्टोनिया से उसे स्वीडन पहुंचाना था। जब विक्टिम्स के फैमिली मेंबर्स ने बात उठाई, स्वीडिश गवर्नमेंट ने एज एक्सपेक्टेड कोई कनेक्शन होने से इनकार कर दिया। जर्मन टेलीविजन जर्नलिस्ट जूडा राबे ने सस्पेक्ट किया कि स्वीडन तो सिर्फ एक कवर अप था। कार्गो में कुछ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आइटम्स थे जिन्हें सीधा यूएस से स्मगल करना था। इसमें न्यूक्लियर पावर्ड आइटम्स होने के भी चांसेस थे। राबे की इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि सितंबर 27, 1994 को ही एयरपोर्ट पर एक बोइंग 727 एयरक्राफ्ट लैंड किया था जिसे एस्टोनिया के कार्गो को लेके जाना था। सिंकिंग के बाद वो प्लेन यूएस लौट गया विद इट्स मिशन इनकम्प्लीट और लैंडिंग चार्जेस का बिल स्टॉकहोम के यूएस एम्बेसी को भेज दिया गया। हो सकता है ये रूमर्स के चलते कोई कहानी बना दी गई हो, बट सस्पिशन
काफ़ी ज़्यादा तब बढ़ जाता है जब आप स्वीडिश गवर्नमेंट के अराउंड हुई कंट्रोवर्सीज को देखते हैं। स्वीडिश गवर्नमेंट ने पहले वादा दिया था कि वो शिप रेक से बॉडीज और कार्गो को रिकवर करेंगे। ये बड़ी बात नहीं थी क्योंकि शिप सिर्फ 80 मीटर नीचे था, फिनिश आइलैंड ऊँटों से 25 मील दूर। ना ही डेप्थ और ना ही कोई सी करंट कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते। बट सडनली स्वीडिश गवर्नमेंट ने उस जगह को सिमेट्री घोषित कर दिया। बात तो यहाँ तक पहुँच गई कि पूरे रैकेज को कंक्रीट से सील कर दिया जाए। रूमर्स की माने तो अगर इन्वेस्टिगेशन होती तो शिप पर वो होल जरूर मिलता, सजेस्टिंग दिस वाज अ प्लान्ड रैकेज। आज भी वो जगह स्वीडिश गवर्नमेंट ने गार्ड कर रखी है। ऑल्दो कोई कंक्रीट तो नहीं लगाया, बट सिमेट्री के नाम पर आज भी किसी को वहां एंट्री नहीं है। हॉल्टपल्स, एक फॉर्मल नेवल जज ने क्लियरली कहा कि उन 3 डेक्स की ट्रैप्ड एयर को शिप को एटलीस्ट 10 मिनट्स तक फ्लोटेड रखना चाहिए था, जो रिपोर्टेड टाइम ऑफ सिंकिंग से काफ़ी ज़्यादा है। कोई एक्सप्लोसिव था या तो शिप पर या कोई टॉर्पीडो फायर किया गया था उस पर। इसमें रशिया माफिया का भी नाम आता है। या ये भी हो सकता है कि किसी कंट्री का उस कार्गो में कुछ ऐसा राज था जिसको छुपाने के लिए 852 लोगों को मरवाना भी उसके लिए बड़ी बात नहीं थी।